काफी हद तक मेरी सफलता का कारण यह है कि मैंने बहुत सी असफलताएं झेली। वे गलतियां जो मैंने बरसों तक लगातार की, वे असफलताएं जिन पर मैंने चिंतन मनन किया और उन्होंने मुझे एक एक इंच करके सबसे अप्रत्याशित समय पर सफलता तक पहुंचाया। ध्यान रहे, सफलता के इस खंड में यह सलाह नहीं दी जा रही है कि सफल कैसे बने। इसके बजाय ये तो इस बुनियादी बात को तय करने के बारे में है कि दरअसल सफलता का आपके लिए क्या मतलब है, आप उसके प्रति ईमानदार कैसे रहें, और फिर असफलताओं पर चिंतन मनन करते हुए अपनी सफलता तक कैसे पहुंचें। आपको 24 घंटे में जितना करने की उम्मीद थी, आपने उससे ज्यादा काम कर दिया। इस भावना से बेहतर कुछ भी नहीं है। आज सुबह आपने 5 काम करने की योजना बनाई थी। दिन भर में आपने 7 काम कर लिए, ज्यादा उत्पादकता के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ। जब आप अपने स्व से आगे निकल गए, वो खुशी, वो भाव, यही सच्ची उपलब्धि है। उम्मीद किए बिना सीमाओं को तोड़ना यह देखने का शक्तिशाली तरीका है कि आप कितना ज्यादा करने में सक्षम हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो दूसरों की सफलता आपके मन में भारी आत्मशंका उत्पन्न करेगी। फिर भी उठ जाएं। आज से 1 साल बाद आप सोचेंगे कि काश आपने आज शुरू कर दिया होता। आज ही शुरू कर दें। समय चला जाता है और हमारे पास इन 2 चीजों में से कोई एक चीज छोड़ जाता है, अफसोस या परिणाम। आज से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि आप भावनात्मक रूप से निचोड़ने वाले लोगों से दूर रहते तो कितना अच्छा होता। आज से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि काश आपने दूसरों से ज्यादा बार नहीं बोला होता। आज से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि काश आपने खुद से ज्यादा बार हां बोला होता। आप आज से 1 साल बाद के परिणामों के बारे में पक्का नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से आप अफसोस के बारे में पक्का कह सकते हैं अगर आज शुरू नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ी एक चीज कौन सी है जो आप कर सकते हैं और जो आपकी पेशेवर सफलता में मदद करेगी? जब आप किसी चीज को करने के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो लोगों को आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं रह जाती है। 16 आने सही बात। हम अपनी समस्याओं के बारे में जिस तरह सोचते हैं, संसार भी उनके बारे में उसी तरह सोचेगा। अगर हम अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो संसार भी यही करेगा। अगर हम अपनी समस्याओं के बावजूद खुश रहते हैं तो संसार ज्यादा खुश होने में हमारी मदद करेगा। हालांकि हम लगभग हमेशा अपनी समस्याओं को नहीं चुनते हैं, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करें, इसे हम हमेशा चुन सकते हैं। जब हमारा खुद पर नियंत्रण होता है तो हमारी समस्याएं कभी हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वे ही हैं जो उलझे हुए हैं और बाकी हर व्यक्ति सुलझा हुआ है। आप वही हैं जो आप करते हैं, वो नहीं है जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। हम अपने विचारों के जरिए खुद को जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को उनके कार्यों के जरिए जानते हैं। यही दूसरों के बारे में भी सच है। वे हमारे विचार नहीं पढ़ सकते, वे तो बस ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ये मायने नहीं रखता
कि हम क्या कहते हैं, मायने तो ये रखता है कि वे हमें क्या करते देखते हैं। वादों का कोई महत्व नहीं है अगर उनके मुताबिक काम नहीं किया जाए। भाग्य उनका साथ देता है जो कुछ करते हैं। अगर आप सामग्री बनाना शुरू कर देते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि आपका पसंदीदा मशहूर व्यक्ति आपकी सामग्री को शेयर करेगा। अगर आप हर अजनबी से हेलो कहते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाएगा। अगर आप हर दिन कोल्ड ईमेल भेजते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। आपके कार्य ही आपके भाग्य को तय करते हैं। आपकी निष्क्रियता भी यही करती है। भाग्य दरअसल खुशकिस्मती नहीं है। भाग्य तो अंततः आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम होता है। लगन एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये तो एक जागरूक चयन है जो आदत में बदल चुका है। नेटफ्लिक्स सीरीज के पहले कुछ एपिसोड बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सीरीज देखते रहते हैं। क्यों? एक दोस्त ने आपसे कहा था कि आप इसे देखते रहें क्योंकि ये अंततः रोचक हो जाएगी। कितना अच्छा हो अगर हम अपने लक्ष्यों और अपनी यात्रा के साथ भी ऐसा ही करें। शुरुआत में यह प्रक्रिया भी नीरस हो सकती है, लेकिन इसमें जुटे रहें क्योंकि यह अंततः रोचक बन जाएगी। शून्य प्रयास का परिणाम शून्य ही होगा। लगनशील प्रयासों का परिणाम है एक आदत, जब आप सही चीज को किए बिना नहीं रह सकते। हमारे पास सिर्फ एक जीवन है, तो सिर्फ एक ही पहचान के साथ क्यों जिएं? आप एक उद्यमी क्यों नहीं बन सकते जो कंटेंट भी तैयार करता है? आप दिन की नौकरी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग्स क्यों नहीं बेच सकते? आप पेशेवर खिलाड़ी होने के साथ साथ बिजनेस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? हम नयापन चाहते हैं, लेकिन हम जीवन में एक करियर से ही समझौता कर लेते हैं। हम नयापन चाहते हैं, लेकिन खुद को सिर्फ एक भूमिका, एक पदनाम, एक काम और एक पद से परिभाषित करने का चुनाव करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक जीवन है, लेकिन हमें एक ही सांचे में खुद को ढालने की जरूरत नहीं है। निरंतरता प्लस ईमानदार कंटेंट के खेल में अव्वल रहने का जादुई फॉर्मूला है। कंटेंट यानी सामग्री का खेल जादुई रूप से आपकी मदद करता है जब आप नियमित अंतराल में सामग्री तैयार करते हैं। हर दिन, सप्ताह में 3 बार, हर सप्ताह आप अपने जैसे रहते हैं। आपको किसी दूसरे जैसा बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। इससे आपको प्रक्रिया मजेदार लगती है। आपको कड़ी मेहनत भी आसान लगती है। प्रक्रिया आपके लिए प्रयास रहित बन जाती है, जबकि बाकी हर व्यक्ति सोचता रहता है कि यह कितना मुश्किल काम होगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो निरंतरता कायम रखना मुश्किल होगा। कोई भी लंबे समय तक मुखौटा नहीं लगाए रख सकता। यह सच है, सिर्फ कंटेंट के मामले में ही नहीं, यह जीवन के बारे में भी सच है। संसार आपको सफलता और असफलता की परिभाषा लगातार बताता रहेगा। इस बात का एहसास ही आत्म जागरूकता है। नौकरी मिल गई, सफलता। पड़ोसी से कम पैकेज वाली नौकरी मिली, असफलता। 25 साल तक शादी हो गई, सफलता। 30 साल की उम्र तक तलाक हो गया, असफलता। सच तो यह है
कि सफलता और असफलता के आपके वर्तमान नियम संसार ने लिखे हैं। आगे बढ़कर उन्हें अपने हिसाब से दोबारा लिखें, अपने लिए। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे बने रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार के हिसाब से आप असफल हैं। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे नहीं रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के हिसाब से सफल हैं। सफलता आपका खुद के साथ संबंध है। आप इस वक्त जीवन में जहां हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो यह पता लगने का इंतजार नहीं करें कि आपको क्या करना चाहिए। आप जीवन में जहां हैं वहां से बाहर निकल जाएं। अन्वेषण और पड़ताल की यात्रा शुरू कर दें। मंजिल को पहचानने का इंतजार नहीं करें। बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो है उसे छोड़ दें। इसका मतलब तो दूसरी चीजों की पड़ताल करने की जगह बनाना है। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं लेकिन उसमें आपको अच्छा वेतन मिलता है तो नौकरी करते रहें, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाएं। नए अवसर खोजने का काम शुरू कर दें। महारथी वो नौसिखिया है जो हर दिन जुटा रहा। कोई भी महारथी के रूप में पैदा नहीं होता। महारथी वो नौसिखिया है जिसने हर दिन मेहनत की। महारथी वो नौसिखिया है जो प्रक्रिया से प्रेम करने लगा। महारथी वो नौसिखिया है जिसने घंटों टीवी देखने के बजाय अभ्यास और नींद को चुना। महारथी वो नौसिखिया है जिसने तब भी कड़ी मेहनत की जब उसके पास एक भी श्रोता या दर्शक नहीं था। महारथी वो नौसिखिया है जो तब भी जुटा रहा जब कोई चीज कारगर नजर नहीं आ रही थी। महारथी वो नौसिखिया है जिसने नौसिखिए के ठप्पे से इनकार किया और अपनी कड़ी मेहनत से जवाब दिया। महारथी वो है जिसने अनुशासन को चुना, बहानों को नहीं। भले ही आपको पता हो कि चीजें पहले जैसी नहीं रह पाएंगी, लेकिन क्षमा मांगें, क्योंकि आपको मांगना चाहिए। आप जानते हैं कि आपको माफ नहीं किया जाएगा, फिर भी आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह करना सही चीज है। सामने वाला यही चाहता है। संबंध में सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी भूमिका यही है। हो सकता है कि आपके हिसाब से आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर दूसरों से ऋण मुक्त होने के लिए क्षमा मांगने की जरूरत हो तो यह करना सही चीज है। सही चीज करने का कभी कोई कारण नहीं होता, क्योंकि सही चीज अपने आप में सबसे बड़ा कारण है। आपके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है उससे यह अंदाजा नहीं लगाएं कि आप कितने मूल्यवान हैं। संसार आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा यह करना चाहेगा। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ यह चुन सकते हैं कि आप किसकी बात सुनते हैं। अगर आप उन लोगों के व्यवहार से अपना महत्व तय करते हैं जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो आप ऐसा करने का विकल्प चुन रहे हैं। कहीं कोई है जो आपको महत्व देता है। जैसे आप खुद से शुरू करें। आप आज जो महसूस कर रहे हैं वो चला जाएगा। किसी चीज के बारे में आप कल्पना करते हैं कि यह सबसे बुरी चीज है। जब यह होती है तो यह ऐसा ही लगेगा। आप हर दिन उठेंगे और सबसे पहले इसी चीज के बारे में सोचेंगे। अंततः एक दिन ऐसा आएगा
जब ये नहीं होगा। चाहे आप कितने ही खुश या दुखी हों, आने वाले कल में आपको ये याद नहीं रहेगा कि आप कितने खुश या दुखी थे। हमारी भावनाएं और भाव क्षणिक होते हैं। हम उन्हें स्थायी मानने की गलती कर बैठते हैं। आप जिसे अपने जीवन की सबसे बुरी चीज मानते हैं, वो सबसे बुरी चीज नहीं है। ज्यादातर खेल मैदान में नहीं खेले जाते, वे तो दिमाग में खेले जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पास कोच होते हैं जो उनके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। करोड़ों दर्शकों के दबाव में खेलना, मीडिया के जुनून के बावजूद प्रदर्शन करना, निराशा की मनोदशा में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। खेल सिर्फ शारीरिक नहीं होता, क्योंकि शारीरिक रूप से तो कोई भी दृढ़ हो सकता है। ज्यादातर खेल मानसिक होता है, जिसे कोई नहीं देखता है सिवाय आपके। मानसिक नियंत्रण ये निर्णय करना कि किस बात पर ध्यान केंद्रित करना है ही खेल के मैदान में जीत दिलाता है। आंतरिक संसार बाहरी संसार को चलाता है। हमेशा अहम सीखने की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। आपका अहम अपने से कम उम्र वाले लोगों से कुछ पूछने से रोक देता है। मुझे हर चीज पता होनी चाहिए। मैं इतना नादान कैसे हो सकता हूं? मैं उनसे पूछे बिना यह क्यों नहीं कर सकता? अहम एक बुलबुला है। इसे फोड़कर सच्चाई जानने के बजाय हम अपनी ज्यादातर ऊर्जा इसकी रक्षा करने में लगा देते हैं। आप जो नहीं जानते हैं, वो जानना ही शक्ति है। आप जो नहीं जानते हैं, उसके बारे में सवाल पूछना और सीखना महाशक्ति है। जब आप कहते हैं कि आपके पास 5 साल का अनुभव है, तो क्या यह वाकई 5 साल का अनुभव है या सिर्फ 1 साल का अनुभव है जिसे 5 बार दोहराया गया है? कोई चीज बरसों तक बार बार करने से आपको कोई अनुभव हासिल नहीं होता है। अलग अलग चीजें करना, आपके आरामदेह दायरे के बाहर की चीजें करना, जिज्ञासु बनना, कभी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना, अपने ज्ञान का विस्तार करना, यही अनुभव का सार है। किसी आरामदेह सांचे में ढलकर जीना अनुभव नहीं है। ये तो अनुभव नहीं करने का चुनाव है। आपको जिस एकमात्र सांचे में ढलना चाहिए, वो ये सीखना है कि अपने आरामदेह दायरे से बाहर कैसे निकलें। बस यही। बाकी हर सांचा एक काल कोठरी है जो आरामदेह लगता है, लेकिन वो आगे चलकर आपके जीवन को ज्यादा मुश्किल बना देगा। आरामदेह नहीं बने। मेंटोर या मार्गदर्शक खोजना एक ऐसी यात्रा है जो हर एक को करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर अपना मार्गदर्शक बनने का पूरा बोझ नहीं डालें। अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग मार्गदर्शक रखें। उन मार्गदर्शकों के बारे में नहीं सोचें जो केवल उम्रदराज और अनुभवी हों। दृष्टिकोण के संदर्भ में आपकी ज्यादा मदद वे कर सकते हैं जिन्होंने हाल ही में वो काम किया है या उस काम को कर रहे हैं। जब आप अपनी विशेषज्ञता के स्तर से बहुत ऊपर के मार्गदर्शक चुनते हैं, तो आप बहुत कुछ चूक सकते हैं। आपकी मनचाही चीजें उनके सामने इतनी स्पष्ट होती हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आपको स्पष्टीकरण या विस्तार से बताने की जरूरत है। जब आप समान उम्र और अनुभव वाले मार्गदर्शक चुनते हैं,
तो वे आपकी समस्याओं को समझते हैं। वे आपके मुद्दों को रेखांकित करते हैं और वे सुझाव देते हैं जो उनके हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, और वे सोचते हैं कि काश उन्हें किसी ने ये सुझाव दिए होते। 10 साल बाद के नहीं, बल्कि आज के सुझाव। जीवन के अलग अलग पहलू, अलग अलग मार्गदर्शक, एक ही समय में। ज्यादातर मार्गदर्शक ऐसे होने चाहिए जो कुछ समय पहले ही आपकी परिस्थितियों से गुजरे हों। ज्यादातर लोग मार्गदर्शक उसी तरह चुनते हैं जैसे वे नजदीकी मिचलिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट में सैंडविच चुनते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पिछले 10 सालों से सैंडविच बना रहा है। मार्गदर्शक चुनना दरअसल सबवे सैंडविच चुनने जैसा होता है। हर चीज का निर्णय आप खुद लेते हैं। ये मेरा काम नहीं है। किसी स्टार्टअप के लिए मृत्यु, किसी बड़ी कंपनी का अस्तित्व कायम रहना। स्टार्टअप में आप बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकते हैं क्योंकि आपकी कंपनी छोटी होती है। यह मेरा काम नहीं है कि मानसिकता आपको बाधित करती है, क्योंकि आप ऐसी सीमाएं ओढ़ लेते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बड़ी कंपनियों में हर व्यक्ति अपनी भूमिका में विशेषज्ञता रखता है। यह मेरा काम नहीं है कि मानसिकता ज्यादातर मामलों में वहां आपकी मदद करती है, क्योंकि यह उस एक खास काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम बनाती है। आप अपने जोश की खोज नहीं करते हैं, आप तो अपने जोश का विकास करते हैं। जोश कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहले ही दिन एमएफ हुसैन या एआर रहमान या सचिन तेंदुलकर बना देगा। जोश चित्र बनाने, संगीत रचने या क्रिकेट खेलने की छोटी सी आंतरिक प्रेरणा है। वो प्रेरणा जो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि आप इसे हर दिन नहीं करें। जोश लगन है, क्योंकि इसी की वजह से आप छोड़ने के तमाम कारणों के बावजूद काम में जुटे रहते हैं। जोश काम को हर रोज करना है, चाहे आप इसमें कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो जाएं। जोश कड़ी मेहनत करने की इच्छा है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प ज्यादा मुश्किल होगा। यह पागलपन है कि कई लोग दिल के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि उन्हें एक्सेल शीट के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। यह पागलपन है कि कई लोग एक्सेल शीट के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि उन्हें दिल के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। धन संबंधी निर्णय सबसे अच्छी तरह एक्सेल शीट पर लिए जाते हैं। लोगों से संबंधित निर्णय सबसे अच्छी तरह दिल से लिए जाते हैं। हम सभी प्रश्न पूछने की आंतरिक योग्यता के साथ पैदा होते हैं, अंतहीन प्रश्न। लेकिन स्कूल और माता पिता इस योग्यता का गला दबा देते हैं। बचपन में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं था, सिवाय उस परिवेश के जिसने हमें बताया कि प्रश्न पूछना गलत है। मूर्खतापूर्ण सवाल मत करो, अपना मुंह बंद रखो। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। गलत। सवाल पूछना अच्छी बात है। ज्यादा जानने के लिए सचमुच जिज्ञासा होना अच्छी बात है, भले ही दूसरे लोग इसे मूर्खतापूर्ण माने। लेकिन प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपने इस बात से समझौता कर लिया हो, क्योंकि जिज्ञासु होना फैशनेबल नहीं है। लेकिन यह जानने से मदद मिलती है कि जिज्ञासु होना इस संसार में सबसे शानदार चीज है
जहां लोग मूर्ख कहे जाने से डरते हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोग केवल आपकी सफलता को देखते हैं। अगर आप असफल हो जाते हैं तो वे केवल आपकी असफलता को देखते हैं। वे यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ आप देखते हैं। इस यात्रा में ही आप अपना जीवन जीते हैं। उस एक बड़ी सफलता के पहले की बहुत सारी असफलताओं को कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देख पाता है कि असफल होने के बावजूद आप अपनी आदतों और कमियों से कैसे उबरे। और वे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनका ध्यान तो अंतिम परिणाम पर, यानी आपकी असफलता पर केंद्रित रहता है। आप सफलता और असफलता की प्रक्रिया के दौरान जो बनते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई दूसरा इसे नहीं देख पाता है, केवल आप ही देख सकते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपका सच्चा जीवन है। सफलता या असफलता सिर्फ परिणाम है। आपने जो किया और आप जो बने वही सच्चे मायने में आपका जीवन था। सफलता और असफलता सिर्फ परिणाम थे। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आप जो दिल में रखते हैं वही निर्णायक होता है। अगर आप अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो अंततः आप प्रायः वही करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप करें। अगर आप चिंता करते हैं कि लोगों को आपके निर्णय पसंद नहीं आएंगे, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे वे खुश हों। अगर आप लोगों की राय की परवाह नहीं करते हैं, तो आप आखिरकार वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में सोचना किसी काल कोठरी में रहने के समान है, जिसमें सलाखें सिर्फ सामने की तरफ हैं। बगल में खाली जगह है जहां से आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन सलाखों के पीछे कैद रहने का विकल्प चुनते हैं। उन सलाखों के बाहर निकलने का सरल फॉर्मूला, खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं। 3 संबंध जो हमारे जीवन में हमारे साथ होने वाली लगभग हर चीज को परिभाषित करते हैं। धन के साथ हमारा संबंध, समय के साथ हमारा संबंध, खुद के साथ हमारा संबंध। किसी को उम्मीद नहीं होती कि सीए रंगीन रिज्यूमे बनाएगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि संगीतकार एक्सेल शीट में प्रस्ताव भेजेगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि इंजीनियर वीडियो रिज्यूमे भेजेगा। इसीलिए ऐसा करने की सोचें। परंपरा को तोड़ना ध्यान आकर्षित करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप ऐसा रिज्यूमे भेजते हैं जो वैसा नहीं है जैसा आपके रिज्यूमे को होना चाहिए, बल्कि वैसा है जैसे आप हैं, तो ज्यादातर कंपनियां 2 तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। या तो वे इससे नफरत करेंगी या फिर वे आपको याद करेंगी। दोनों ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अब कंपनियां इस आधार पर चयन करेंगी कि कौन उनके लायक है और कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपको ऐसी जगह से अस्वीकार कर दिया जाए जहां आपको मौलिक होना चाहिए था, लेकिन आपने सामान्य रिज्यूमे भेजकर बाकी लोगों जैसा दिखने की कोशिश की। अपने असली स्वरूप में रहना ध्यान आकर्षित करने का सबसे शानदार तरीका है,
जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, जिस वजह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अपारंपरिक काम करने में अल्पकालीन कष्ट होता है, दूसरों के सांचे में ढलकर जीने में स्थायी कष्ट होता है, अपने खुद के मार्ग पर चलने में डर लगता है और हम असहज होते हैं। कल्पना करें कि इससे भी ज्यादा डरावना क्या है, उस मार्ग पर चलना जिस पर हर कोई चलता है और बाद में यह एहसास करना कि आप कभी उस मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। परंपरा की जंजीरों को तोड़ने और अपना खुद का मनचाहा काम करने के लिए सचमुच बहुत से प्रतिरोध की जरूरत होती है, लेकिन ये आपको जीवन भर के ढेर सारे आंतरिक प्रतिरोध से बचा लेता है, क्योंकि इसे चुनने पर आप कई अफसोसों से बच जाते हैं और खुशी हासिल कर सकते हैं। अपारंपरिक काम करें और स्पष्ट का प्रतिरोध करें। अपने असली स्वरूप में रहने पर आपको 1 साल तक फटकारा जा सकता है, या फिर आप किसी दूसरे जैसे बन सकते हैं और दर्पण में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जब पहला विकल्प आपको आसानी से भीड़ से अलग कर सकता है, तो बाद वाला विकल्प क्यों चुनें? जब आप अपनी योग्यताओं का निर्माण कर रहे हों, तो आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बना सकते हैं वो है आपकी प्रतिष्ठा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग ये कहें, मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को करने का तरीका जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर उससे ये काम करने को कहा जाए तो वो निश्चित रूप से इसका तरीका खोज लेगी। मुझे उस पर भरोसा है। गलतियां जो मैंने 20 से 30 साल की उम्र में की। गलती नंबर 1, मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी क्योंकि मैं इसमें अच्छा था। मैंने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि क्या मुझे इसमें खुशी मिलती है। आप किसी चीज में अच्छे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसमें खुशी मिलती है। गलती नंबर 2, मैं उन लोगों को तुच्छ समझता था जो सिगरेट या शराब पीते थे या हर वीकेंड पर पार्टी करते थे। मुझे लगता था कि वे पराजित लोग हैं और उन्हीं की वजह से संसार रसातल में जा रहा है। आप उससे परिभाषित नहीं होते जो आप करते हैं, बल्कि उससे होते हैं जो आप उसके नीचे होते हैं। गलती नंबर 3, मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ता था जो मुझे शांत रखती थीं, ये समझे बिना कि मैं उन पुस्तकों से क्या सीख सकता था। यह बात मुझे काफी देर बाद समझ में आई। लोग आपको आपके साथियों की वजह से याद नहीं रखते हैं, वे तो आपको उस स्वरूप के लिए याद रखते हैं जो साथियों के कारण आपका बन जाता है। गलती नंबर 4, मैं मुश्किल में फंसे हर व्यक्ति की मदद करने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता था, और अगर वे इसके बावजूद नाखुश रहते थे तो मैं खुद को दोष देता था। आप खुद को और दूसरों को जो सर्वश्रेष्ठ उपहार दे सकते हैं वो है अपनी खुद की खुशी की परवाह करना। गलती नंबर 5, मुझे महसूस होता था कि धन की कमी हमारी सारी पारिवारिक समस्याओं की मूल जड़ थी, और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारी समस्याएं वे कहानियां हैं जो हम खुद को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब हमें वो चीज मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। गलती नंबर 6, मुझे महसूस होता था कि अमीर बच्चे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें हर चीज
चांदी की थाली में मिलती है और वे ये जानते ही नहीं हैं कि संघर्ष क्या होता है। उनका सौभाग्य हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। सौभाग्य या विशेषाधिकार हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। अपने सौभाग्य के बारे में हमारी जागरूकता का अभाव है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। गलती नंबर 7, मैंने गंदी चीजें खाई, असमय सोया, बुरी मुद्रा अपनाई और खुद को लगातार बताता रहा कि मेरे पास इन सबको सुधारने का समय है। बहाना आपके वर्तमान स्वरूप और आपके मन चाहे स्वरूप के बीच की दूरी है। गलती नंबर 8, मैंने लोगों को खुश करने की बहुत कोशिश की। मैं चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे बारे में ऊंचा सोचें और मेरी तारीफ करें। अगर आपकी खुशी बाहरी पुष्टि या मान्यता पर निर्भर करती है, तो आपकी खुशी किसी ऐसी चीज पर निर्भर करती है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। गलती नंबर 9, मैंने कर्ज लिए क्योंकि तब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं खुद से कहता रहा, लेकिन मेरे पास भविष्य में पैसे होंगे, इसलिए यह ठीक है। अगर आपके पास किसी चीज का भुगतान करने के लिए इस वक्त पैसे नहीं है, तो इसका मतलब स्पष्ट है, आपके पास पैसे नहीं है। गलती नंबर 10, मैं नहीं सोचता था कि मनोविज्ञान, व्यावसायिक नीति शास्त्र या मानव संसाधन जैसे विषयों की जरूरत है या वे महत्वपूर्ण हैं। व्यवसाय सिर्फ वित्त और मार्केटिंग के बारे में है। व्यवसाय लोगों के बारे में है। आप उन्हें कितनी अच्छी तरह जानते हैं और आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। गलती नंबर 11, मैंने मान लिया था कि अगर मैं अच्छा बोलूं और विश्वास पूर्वक बोलूं तो इससे मेरी सामग्री का अभाव उजागर नहीं होगा। आप मंच पर झूठ नहीं बोल सकते। दर्शक हमेशा आपके अंदर की बात समझ जाते हैं। गलती नंबर 12, अगर लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते थे तो मेरा काम यह तय करना था कि वो समस्या मेरे समय के लायक है या नहीं है। अगर ये मेरे समय के लायक होती थी तो मेरा काम इसे सुलझाना था। बिना आलोचना या सुझाव के किसी की बात सुनना वो सबसे मूल्यवान उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। गलती नंबर 13, मुझे एक योजना बनाने की जरूरत है। योजना जीवन में किसी बिंदु तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो आपके पास कहीं भी पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। योजना नहीं होना और इसके बावजूद खुश रहना सर्वश्रेष्ठ योजना है। गलती नंबर 14, मैंने चारों ओर देखा कि हर चीज हमारे जीवन को आरामदेह बनाने के लिए बनाई गई थी। इसलिए मैंने यह मान लिया कि जीवन का उद्देश्य जीवन को आरामदेह बनाना था। सुविधा या आराम के जाल से बचें, क्योंकि आप जो हैं और आप जो हो सकते हैं उसके बीच यही निर्णायक भूमिका निभाता है। गलती नंबर 15, मैं कोई चीज कहता था, लिखता था या शेयर करता था। जब कोई परवाह नहीं करता था, प्रतिक्रिया नहीं करता था या टिप्पणी नहीं करता था तो मैं निराश हो जाता था। कोई भी आपको समय और पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। आप जो काम करते हैं उससे आप इसे हर दिन अर्जित करते हैं। गलती नंबर 16,
मुझे तेजी से पैसे बनाना था, अपने माता पिता के लिए वो मकान खरीदना था, वो शानदार कार खरीदनी थी, वो वेकेशन मनाना था। सामान खरीदने के लिए मुझे तेजी से पैसे बनाने थे। पैसा आपके लिए चीजें खरीद सकता है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी चीज खरीद सकता है वो है स्वतंत्रता, जिसमें चीजों से स्वतंत्रता भी शामिल है। गलती नंबर 17। मैंने सोचा था कि अगर आप सचमुच कड़ी मेहनत करते हैं तो अंततः आप जीत जाएंगे। कड़ी मेहनत ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है, लेकिन आप किस पर मेहनत करते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये कि आप उस पर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। गधे भी कड़ी मेहनत करते हैं। स्मार्ट तरीके से मेहनत करना ही गधे और इंसान के बीच का फर्क है। गलती नंबर 18। मैंने खुद को दोष दिया कि मैं खेल में देर से पहुंचा। 29 साल की उम्र में मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, योजना नहीं थी और कोई स्पष्ट विचार नहीं था। मुझे याद है, मैं मार्क ज़करबर्ग को देखकर काफी बुरा महसूस करता था। हर व्यक्ति की दौड़ अलग है। दरअसल यह दौड़ भी नहीं है, हमारे अपने अपने मार्ग हैं। कुछ चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं। गलती नंबर 19। मैंने मान लिया था कि मेरा काम मेरी तरफ से बोलेगा। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो लोग मुझे वो देंगे जिस पर मेरा हक था और जो मैं चाहता था। जो मैं चाहता था वो मैंने कभी नहीं मांगा। अगर आप मांगते नहीं हैं तो जवाब हमेशा नहीं होता है। मेरे साथ 20 से 30 साल की उम्र में जो हुआ उसमें से 90% किस्मत के कारण हुआ। मैं वो बंदा हूं जो सही समय पर सही जगह पर था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। और हालांकि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि काश मुझे बेहतर पता होता। आज मैं जानता हूं कि 20 से 30 साल की उम्र का इस्तेमाल आपको स्थिर होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने के लिए करना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकते हो मिलें, जितनी ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कर सकते हो करें, आमदनी की जितनी ज्यादा से ज्यादा धाराएं खोज सकें खोजें। पता लगाएं कि आप किसमें अच्छे हैं और आपको किसमें खुशी मिलती है, और फिर 30 साल के बाद की उम्र में वही करें। मैं 20 से 30 की उम्र में जो था उस पर मुझे शर्म आती है। कम आत्मविश्वास, लोगों को खुश करने वाला, ज्यादा वजन, एक ही मार्ग पर अटका हुआ, पैसों के मामले में बुरा, आलोचनात्मक। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं ये सब था, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं कैसा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अमीर और मशहूर बन जाए और उसे सपने में सोची हर चीज मिल जाए, ताकि उसे समझ आ सके कि ये जवाब नहीं है। जिम कैरी। मैंने उम्र के तीसरे दशक में जो गलतियां की। गलती नंबर 1। कर्मचारियों को नियुक्त करते समय मैंने उनके रिज्यूमे में दमदार डिग्रियों और बेहतरीन ब्रांड्स पर ध्यान दिया और इस बात को नजरअंदाज किया कि वे कर्मचारी के रूप में कैसे काम करते थे। मैंने मान लिया था कि उनकी ऊंची डिग्री सफलता की गारंटी है। जब आप अपने पेशे में विकास करते हैं तो आपको सफलता आपके ज्ञान की बदौलत नहीं मिलती,
बल्कि इस आधार पर मिलती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। गलती नंबर 2, मैंने खुद को बताया कि संबंध इंतजार कर सकते हैं। माता पिता को फोन करना इंतजार कर सकता है। पत्नी और बच्चों को आई लव यू कहना इंतजार कर सकता है। फोन लिए बिना उनके साथ समय बिताना इंतजार कर सकता है। मैंने खुद से कहा, मेरे पास समय नहीं है। समय ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है, बाकी हर चीज इंतजार कर सकती है। गलती नंबर 3, मैंने सबका प्रबंधन एक ही तरीके से किया, अपने तरीके से, उस तरीके से जो मेरे लिए आसान था, समान था, आरामदेह था। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आकार के साथ समान नहीं होना चाहिए, तो यह नेतृत्व है। जब आप विकास करते हैं तो नेतृत्व करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि लोग अलग होते हैं, वे आप जैसे नहीं हैं। गलती नंबर 4, मुझे लग रहा था कि दूसरी संतान तबाही साबित होगी। इससे मैं और भी ज्यादा ग्लानि महसूस करूंगा कि मैं पिता के रूप में अपने बेटे के लिए उपस्थित नहीं था। जब आपके पास कोई नहीं होता तो आपके भाई बहन होते हैं, और ये ऐसी चीज होती है जो आप मांगते नहीं हैं। आपके माता पिता आपको ये उपहार देते हैं। गलती नंबर 5, मैंने अपनी सारी बचत स्थावर या अचल संपत्तियों में रखी, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स आदि। और जब हम वित्तीय उथल पुथल से गुजरे तो हम शहरी गरीबों की तरह जिए। खर्च चलाने के लिए गहने बेचने पड़े। चेक काटना आसान है। आप इसे निवेश तभी कहते हैं जब आपको इसमें से पैसे आते दिखें। गलती नंबर 6, मैंने मान लिया था कि सफलता की हर एक की परिभाषा और प्रेरणा समान होती है। प्रशंसा की, सम्मान की, दूसरों को प्रेरित करने की। सफलता की हर एक की परिभाषा अलग होती है, और अगर आपका काम दूसरों की सफलता पाने के अवसरों को बढ़ाता है तो आप खुद सफल हो जाएंगे। गलती नंबर 7, हमारी पहली संतान के पैदा होते ही मेरा साझेदार चला गया और उसकी जगह मेरे बेटे की मां आ गई। मुझे अपनी दोस्त और हमराज की कमी खलती थी, क्योंकि वो हमेशा हमारी संतान को पालने में व्यस्त रहती थी। जब माता पिता दोनों संतान की परवरिश करते हैं, तभी उनकी साझेदारी जीवित रह पाती है। गलती नंबर 8, नियर बाय शुरू करने के बाद मुझे बुरा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे पुरस्कार मिलने बंद हो गए। जब मेरे पास ग्रुप ऑन में आसान काम था तो मेरी तारीफों के पुल बांधे जाते थे। जब मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था तो कोई गौर भी नहीं कर रहा था। पुरस्कार कभी हमारे लिए नहीं होते, वे उन पदों के लिए होते हैं जिन पर हम रहते हैं। गलती नंबर 9, मैंने महसूस किया कि वेंचर कैपिटलिस्ट्स का व्यवसाय संस्थापकों के साथ मिलकर कंपनी खड़ी करना है, यानी इस तरह हमारी रुचियां एक सी थीं। लेकिन नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियों में दाखिल होने और बाहर निकलने के व्यवसाय में होते हैं, और इसका अक्सर यह मतलब होता है कि अंततः उनके और संस्थापक के हितों में टकराव होगा। गलती नंबर 10, मुझे विश्वास था कि अगर मैं उद्यमी बन गया
तो मेरी आर्थिक हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं बहुत सारे पैसे उगा लूंगा और मेरे पास करोड़ों की नेटवर्थ होगी। कभी इस वजह से स्टार्टअप शुरू नहीं करें क्योंकि आप इससे पैसे बनाना चाहते हैं। बोरिंग पेशेवर करियर के जरिए उतने ही पैसे बनाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। गलती नंबर 11, मैं मानता था कि कर्मचारी बुरा नहीं मानेंगे अगर हम उनकी छटनी कर दें और दूसरी नौकरी पाने में उनकी मदद करें। नहीं, कर्मचारियों की छटनी करना शायद ही कभी नौकरी के बारे में होता है। ये तो उनके आत्मसम्मान के बारे में होता है। गलती नंबर 12, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम उधार लिया, दोस्तों से पैसे उधार लिए, देर से बिल चुकाए, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी विद्यमान जीवन शैली को कायम रख सकूं। मुझे महसूस हुआ कि इसे नीचा करना असफलता की निशानी होगी। हमारी जीवन शैली के पैमानों को सफलता का पैमाना मानना असफलता का संकेत है। गलती नंबर 13, मैंने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसका नेतृत्व किया जाए। हर व्यक्ति खुद के हिसाब से काम करना चाहता है, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ दो। यह सच नहीं है। 99% लोग चाहते हैं कि उनका नेतृत्व किया जाए। वे चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि क्या करना है, जिसके बाद वे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। वे चाहते हैं कि उनका प्रबंधन नहीं बल्कि नेतृत्व किया जाए। गलती नंबर 14, मैंने निर्णय लेते समय सोच विचार करने और तार्किक बनने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया और भविष्य के बारे में अतार्किक आशावाद को हावी होने दिया। हर चीज के बारे में मेरी नीति थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा कोई रणनीति नहीं है। 20 से 30 साल के बीच मैंने अपनी पीएचडी अधूरी छोड़ दी, एमबीए पूरा किया, परामर्श में काफी आमदनी वाला काम किया, स्टार्टअप में काम करके थोड़ी सफलता पाई, लेकिन संस्थापक के साथ हुए संघर्षों की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। 29 साल की उम्र में मेरे पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, योजनाएं नहीं थीं और कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। 30 की उम्र के बाद मैंने 2 व्यवसाय शुरू किए, पैसे उगाहे, कर्मचारियों की छंटनी की, अपने या अपने निवेशकों के लिए पैसे नहीं कमा पाया, कर्मचारियों से संबंधित खराब निर्णय लिए और मैं अच्छा पिता नहीं साबित हुआ। 39 साल की उम्र में मैं एक बार फिर बेरोजगार था। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई योजनाएं नहीं थीं और कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मैं इसे किसी दूसरी तरह नहीं चाहूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि 30 से 40 साल के बीच की उम्र 20 से 30 की उम्र से काफी बेहतर थी, जबकि मेरी की हुई गलतियों और मुझ पर उनके प्रभाव की बात आती है। दशक गुजरने पर मुझे एहसास हुआ कि जीवन में सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए यह पैसा या शोहरत या मान्यता नहीं थी, यह तो वो करने की योग्यता थी जो मैं करना चाहता था, इस बात की परवाह किए बगैर कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है। सफलता की इस परिभाषा तक पहुंचने के रास्ते में मैंने बहुत सी गलतियां की और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। अगर ये गलतियां नहीं होती तो मैं अब भी 41 वर्ष का कम जागरूक व्यक्ति होता जो 5 साल के बच्चे जितना जानता होगा। अपनी गलतियों पर मनन करके मैंने अपने बारे में सबसे ज्यादा सीखा है। मुझे आशा है
कि ये जादू आपके साथ भी हो जाए। मेरी असफलता का रिज्यूमे। मैं 2021 में 41 साल का हुआ। यहां उन चीजों की सूची है जिनमें मैं असफल हुआ। मेरी असफलता का रिज्यूमे। आईआईटी में दाखिल होना एक सपना था। मैंने 12वीं की पढ़ाई करते समय इसकी कोशिश की। इसमें कामयाब नहीं हो पाया, करीब भी नहीं पहुंच पाया। तब मैंने पहली बार अपने पिता को रोते देखा। शायद उन्हें महसूस हुआ था कि ये चीज हमें वित्तीय दुखों से बाहर निकाल देगी। मैं नहीं जानता। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि वे उस दिन क्यों रोए थे। मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाया, ऐसे कॉलेज में जो मायने रखता हो या जिसमें मैं जाना चाहता था। इसलिए मैंने 3 साल की बीएससी की डिग्री लेने का निर्णय लिया सेंट स्टीफेंस से। मुझे इंटरव्यू के स्तर पर रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्टर विल्सन ने कहा था, मैं नहीं सोचता कि तुम भौतिकी में अच्छे रहोगे। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते समय एक बार फिर आईआईटी की कोशिश की। कामयाब नहीं हो पाया, करीब भी नहीं पहुंच पाया। इस बार कोई नहीं रोया, मैं भी नहीं। शायद मैं परिणाम जानता था। डिग्री पूरी होने पर मैंने भौतिकी में मास्टर्स डिग्री के लिए आईआईटी जाने का निर्णय लिया। परीक्षाओं में बैठा, किसी में कामयाब नहीं हो पाया, सिवाय आईआईटी कानपुर के, जहां मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। डॉक्टर एच.सी. वर्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं नहीं जानता था कि जवाब देना कैसे शुरू करना है। मैं माफी मांगकर कमरे से बाहर आ गया। फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदन देने लगा। मेरी सबसे ज्यादा इच्छा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाने की थी। मैंने 7 यूनिवर्सिटीज में आवेदन दिए। 1 महीने के भीतर ही उनमें से 6 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उस एकमात्र यूनिवर्सिटी में चला गया जिसने मुझे स्वीकार किया। एक खास कोर्स की आखिरी परीक्षा। प्रोफेसर ने एक थ्योरम के पीछे का तर्क पूछा। मैंने पूरा प्रमाण उगल दिया, कोई गलती नहीं। जवाब में यह सुनने को मिला, पहले कभी नहीं देखा कि किसी को इतनी अच्छी तरह याद हो। क्या पता तुम इसमें से कितना सचमुच समझते हो। मैंने पीएचडी अधूरी छोड़ दी। भारत लौट आया। हर व्यक्ति निराश था। मैं 24 साल का था। कोई पैसा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई करियर नहीं, कोई शिक्षा नहीं। एमबीए करने और दिशा बदलने का निर्णय लिया। कैट के लिए बैठा ताकि आईआईएम में पहुंच जाऊं। उनमें से किसी में भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया, किसी में भी नहीं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी आईईएसबी में दाखिला मिला। आज तक नहीं पता कि कैसे या क्यों। सोचा कि परामर्श के क्षेत्र में मुझे सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था जिस पर मुझे गर्व हो। तमाम परामर्शदात्री फर्म्स में आवेदन किया। हर एक ने रिजेक्ट कर दिया, सिवाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी और एटी केयर्नी के। बीसीजी के इंटरव्यू में बैठा। बातचीत के अंत में इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम 5 के पैमाने पर आज के अपने प्रदर्शन को क्या रेटिंग दोगे? मुझे लगता है 5 में से 2। मैं सहमत हूं,
उसने जवाब दिया। परामर्श में अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक रियल एस्टेट ग्राहक के लिए विस्तृत बिजनेस प्लान बनाना था। मैं अकाउंटिंग से नफरत करता था, इसलिए मैंने फूहड़ता से काम किया। हर ड्राफ्ट में ढेर सारी गलतियां थीं। मेरे मैनेजर ने कहा, अगर मैं काम के मामले में तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो यह मायने नहीं रखता कि तुम कितने स्मार्ट हो। अपने एमबीए बैचमेट के स्टार्टअप में सह संस्थापक के रूप में शामिल हुआ। मैंने विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं किया। अपने समय के साथ समस्याओं से जूझता रहा। अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, फीडबैक नहीं मांगा, यह नहीं सोचा कि मैं कुछ गलत कर रहा था। 1 साल बाद उसने मुझे निकाल दिया। उसने सही चीज की। मैं 29 का हो गया था। कोई पैसा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई दिशा नहीं। नौकरी करने का निर्णय लिया और सोचा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट मेरे लिए सही रहेगा। गूगल और फेसबुक में आवेदन दिया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसके बजाय स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया। फूड कंपनी। इंडियन एंजल नेटवर्क मुंबई एंजल्स के सामने प्रस्ताव रखा और 11 हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के सामने। हर एक ने विचार को ठुकरा दिया। उस वक्त मैंने सोचा था कि हर एक मुझे ठुकरा रहा था। ग्रुपोन्स के कुछ एपीएसी बाजारों को चलाने का मौका मिला। यह नहीं जानता था कि काम कैसे सौंपा जाए। यह नहीं जानता था कि दूर रहकर नेतृत्व कैसे किया जाए। यह नहीं जानता था कि दूसरों के जरिए परिणाम कैसे हासिल किए जाएं। लीडर और मैनेजर के रूप में बुरी तरह असफल हुआ। बाहरी पूंजी उगाकर ग्रुपोन के भारतीय व्यवसाय को खरीदने का अवसर मिला। पूरे संसार के 23 वेंचर कैपिटलिस्ट्स के सामने प्रस्ताव रखा। 22 ने इंकार कर दिया। नियर बाय पर एक रेफरल प्रोग्राम शुरू किया, नियंत्रण और संतुलन के बिना। 1 महीने में 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सोचा कि हालांकि घाटा हो रहा था, लेकिन व्यापार बढ़ने से निवेशक रोमांचित होंगे, इसलिए आखिरकार पैसा आ जाएगा। हमारा पैसा तेजी से बाहर जा रहा था, जिसकी गति कम करना जरूरी था। 300 में से 80 कर्मचारियों की छंटनी कर दी। कंपनी के सामने खड़े होकर माफी मांगी और रोया। मैं हरेक के सामने असफल हो गया था, खुद के सामने भी। अपने अतार्किक आशावाद में हमने बायआउट के बाद जरूरत से ज्यादा बड़े ऑफिस के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। चूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने ऑफिस को सब लीज पर दूसरे किराएदारों को दे दिया। एक बार जब लीज खत्म हो गई तो हमें ऑफिस खाली करना पड़ा, अपने किराएदारों को मझधार में छोड़कर। उन्होंने सोचा था कि हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने भी यही सोचा था। एक बार फिर पैसे उगाने की प्रक्रिया शुरू की। संसार के 68 निवेशकों के सामने प्रस्तुति दी। 67 ने इंकार कर दिया। एक ने हमें टर्म शीट दी, लेकिन हमारे साइन करने से पहले ही वो पीछे हट गया। इस दौरान घाटे को कम करने के लिए हमने कम वेतन पर काम किया और मेरे व्यक्तिगत खर्च आमदनी से ज्यादा थे। मेरे पास कोई बचत नहीं थी। मेरी सारी बचत नियर बाय में निवेशित थी। मुझे दोस्तों से उधार लेना पड़ा। मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड्स पर अधिकतम कर्ज था।
मुझे अपनी बहन की शादी के पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने माता पिता का मकान गिरवी रखना पड़ा। विदुर को उसके जन्मदिन पर साइकिल का तोहफा देने के लिए, जिसे वो 1 साल से मांग रहा था, हमें रुचि की सोने की चूड़ियां बेचनी पड़ी। जब वो स्कूल से आया तो साइकिल देखकर हैरान रह गया। वो रोने लगा। हम भी। मेरे सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद नियर बाय वो नहीं बन पाया जिसकी मैंने कल्पना की थी। निवेशकों का पैसा डूब गया, कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं, बहुतों का विश्वास उठ गया। मैं इसे कारगर बनाने में नाकाम रहा और मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं 39 साल का था। कोई पैसा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई दिशा नहीं। रिज्यूमे बड़ा रोचक दस्तावेज होता है। ये उन सभी बड़ी चीजों को बताता है जो आपने की हैं, जिन्हें आपने हासिल किया है और जिन पर आपको गर्व है। लेकिन यह कभी नहीं बताता कि आप वहां कैसे पहुंचे। वे असफलताएं जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया। मेरा जीवन उन छोटी चीजों के बारे में उतना नहीं है जिन्हें हासिल करने में मैं कामयाब हुआ हूं। ये मेरी असफलताओं के बारे में ज्यादा है। जीवन के पहले 6 वर्षों में विदुर जब परिवार का चित्र बनाता था तो उसमें हमेशा मेरे हाथ में फोन रहता था। वो अपने पिता को इसी तरह याद करता था। व्यस्तता की वजह से मैं अपने माता पिता से कई दिनों तक बात नहीं कर पाता था। मैं जीवन में अपनी दूसरी असफलताओं की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था और मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि इस तरह मैं एक और असफलता की तैयारी कर रहा था। मेरे निवेशकों और सहकर्मियों ने मुझ पर भरोसा किया था। उनके पैसों से, उनके करियर से, उनके समय से, और मैं उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरा था। मैंने उनके पैसों, उनके करियर, उनके विश्वास से खेला था, हमेशा ये उम्मीद करते हुए कि मैं खुद को उबार लूंगा और इस सब को वापस लाने के लिए कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं हुआ और ये मेरी असफलता है और ये मेरी कहानी है। अपना जीवन जीने के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। अगर मुझे दोबारा शुरू करना पड़े तो क्या मैं कोई चीज बदलना चाहूंगा? संभवतः नहीं। मैं सोचता हूं कि काश मैंने अतीत में बेहतर काम किया होता, बेहतर रहा होता, बेहतर प्रदर्शन किया होता, लेकिन मैं इसे किसी दूसरे तरीके से नहीं चाहूंगा। मैं जो हूं इन असफलताओं की वजह से हूं। जख्मों के जो निशान आपके शरीर पर हैं, उन पर अफसोस नहीं करें, उनसे नफरत नहीं करें, उन्हें अस्वीकार नहीं करें। वे उस युद्ध की निशानी है जिसे आपने लड़ा था और भले ही आप हार गए, लेकिन पीछे छूटे निशान इस बात की याद दिलाते हैं कि आप कौन थे और आप आगे क्या बन सकते हैं। दिन के अंत में जब आप अपने कपड़े उतारते हैं तो जख्मों के निशान एक कहानी बताते हैं जिसे सिर्फ आप जानते हैं। ज्यादा जख्मों के निशानों की कामना नहीं करें, लेकिन निश्चित रूप से अपने पास के निशानों के बारे में जागरूक बने। शायद एक दिन आपको उन पर भी गर्व होगा। पुनश्च 1, किसी के लिए यह मान लेना आसान है कि मैं जीवन में अंततः जहां पहुंचा, कॉलेज, कंपनियां, निवेशक आदि, वे मेरे पहले चयन नहीं थे, इसलिए वे सही चयन नहीं थे। ये सच नहीं है। हर एक ने मुझे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन कॉलेजों, कंपनियों
और निवेशकों ने मुझे स्वीकार किया। वे मेरी नजरों में कतई कमतर नहीं हैं, कभी नहीं। पुनश्च 2, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं, इतना खुशकिस्मत कि कई बार तो मैं सदमे में आ जाता हूं। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचना आसान हो सकता है कि यह सब विनम्रता की डींग है और मैंने सचमुच बहुत सी सफलता का आनंद लिया है। मेरी सफलता का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं इसे तर्कसंगत साबित नहीं कर सकता हूं, ना ही इसका दावा कर सकता हूं।